हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग 6 क्वेश्चन से करेंगे, है ना। यानी जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम लोगों ने कल 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस किए थे साइंस के। आज जो है हम लोग 6th से स्टार्ट करेंगे और 15 तक करेंगे, ठीक है, जिसमें कुछ साइंस के भी क्वेश्चंस होंगे और कुछ जीके के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्लास सबको अंत तक करना है। और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब तक यदि आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना होगा और आप लोगों को स्टडी विथ रितेश सर्च करना होगा और इसे ज्वाइन कर लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं PDF टेस्ट भी आपका टेलीग्राम पे होता है ना, कुछ स्टडी मटेरियल भी भेजना होता है, तो मैं टेलीग्राम पे ही भेज देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। चलिए सभी स्टूडेंट लाइव आ गए हैं, आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। गाइस जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, कल हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सब, और आज भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सबके बीच में लेकर आया हूँ, ठीक है। तो वीडियो सबको अंत तक देखना है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए क्वेश्चंस देखिएगा। क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, यानी किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण इस पर निर्भर नहीं करता। बताइएगा किस पर निर्भर नहीं करता। पहला ऑप्शन है घूर्णन अक्ष, दूसरा ऑप्शन है कोणीय वेग, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान का रूप, चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान का वितरण। जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे किसी भी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण किस चीज पर निर्भर नहीं करता। सभी स्टूडेंट बताएंगे। पहला ऑप्शन है घूर्णन अक्ष, दूसरा ऑप्शन है कोणीय वेग, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान का रूप, चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान का वितरण। तो वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है कोणीय वेग, तो वो सही है। यानी कोणीय वेग कहने का मतलब इंग्लिश में एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो याद रखिएगा, किसी भी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण जो है एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं, है ना। जड़त्व आघूर्ण कह लो या फिर इसको जड़त्व घूर्णन कह लो, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो देखिए जड़त्व घूर्णन स्थिर पिंड का द्रव्यमान गुण है, जो ये निर्धारित करता है कि बल आघूर्ण, है ना, जो क्या निर्धारित करता है कि बल आघूर्ण को अपनी धुरी पर घूमने के लिए कितने कोणों की आवश्यकता होगी। यानी बल आघूर्ण कहने का मतलब टॉर्क को अपने एक्सिस, है ना, अपने एक्सिस पर घूमने के लिए कितने एंगलों की जरूरत होगी, ठीक है। तो अब इसी तरह आप लोग को ये याद रखना है कि जड़त्व जो आघूर्ण होता है ये किस किस पर डिपेंड करता है, तो शेप पे, है ना, अमाउंट पे यानी आकार पे, मात्रा पे, द्रव्यमान के वितरण पे, इन सब पे ये निर्भर करता है, ठीक है। कोणीय वेग पे निर्भर नहीं करता। तो यहाँ जो है आंसर ऑप्शन बी ही सही होगा। चलिए एक दो क्वेश्चंस मैं आप सबसे और पूछना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो क्या आप लोग बता सकते हो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा? जल्दी से बताइए। जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा ही मात्रक पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली। तो मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट को याद है, जल्दी से बताइए। चलिए ऑप्शंस मैं दे देता हूँ। पहला ऑप्शन में दे दिया केजी मीटर स्क्वायर। चलिए पहला ऑप्शन है केजी मीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शंस में आपको दे दिया न्यूटन मीटर। जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। पहला ऑप्शन में दिया केजी मीटर स्क्वायर, दूसरा है न्यूटन मीटर। जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड, क्या होगा जी? जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही यूनिट केजी मीटर स्क्वायर होगा। और देखिए न्यूटन मीटर ये किसका होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, बल आघूर्ण, है ना, बल आघूर्ण, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो टॉर्क का ऐसा ही मात्रक पूछे तो क्या होगा? न्यूटन मीटर होगा। और यदि आपसे जड़त्व आघूर्ण का पूछे तो केजी मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए चलिए, अच्छा यहाँ से इसका ये बताइए तो वीमा क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण का डायमेंशन क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। इसका जो वीमा यानी डायमेंशन होता है ये क्या होता है, तो ये होता है m का पावर 1, ठीक है, l का पावर 2, t नॉट, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस,
यानी निम्नलिखित में कौन सी एक पादप ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पहला ऑप्शन है जलवाष्प, दूसरा ऑप्शन है CO2, तीसरा ऑप्शन है O3, चौथा ऑप्शन है CO2। अच्छा, यहाँ पर 2 बार CO2 दे दिया गया है ना। चलिए इसको काट दीजिए, आप लोग यहाँ पर O2 कर लीजिए, ठीक है। और अब मुझे इसका आंसर बताइए, कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आप लोग इस पर स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। पूछ लिया जाता है ग्रीन हाउस से रिलेटेड क्वेश्चंस। चलिए, वेरी गुड। यानी देखिए, जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन 2 दिया है, ऑप्शन 2 दिया है, वो सही है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं कौन कौन सी है। जलवाष्प जिसको H2O बोलते हैं, ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है। O3 जिसको ओजोन बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ये भी ग्रीन हाउस गैस है ना। मीथेन है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। इसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड है जिसको N2O बोलते हैं, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी क्या है, आपका ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 जो ऐसी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। लेकिन यहाँ पर O2 जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन 2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या गया था, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वही आपको बताना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा VVI, आप लोग इसको रट लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ क्लाउड्स इज कॉल्ड। यानी बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है एनीमोमीटर, दूसरा ऑप्शन है रेन गेज, तीसरा ऑप्शन है नेफोस्कोप, चौथा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे, बादलों की दिशा एवं गति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है जी, जल्दी से बताइए। वेरी गुड। यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन सी यानी नेफोस्कोप दिया है वो सही है। तो याद रखिएगा, बादलों की दिशा एवं गति मापने के लिए हम लोग नेफोस्कोप एक यंत्र है उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन अब पूछ ले जाते हैं यंत्र से संबंधित यानी मेजरिंग डिवाइस से रिलेटेड, एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एनीमोमीटर, ठीक है। तो क्या आप लोग पहले बता सकते हो, एनीमोमीटर एक डिवाइस है, एक यंत्र है, इससे क्या चीज़ मापा जाता है। तो आपको याद रखना है पवन का वेग, यानी हवा का वेलोसिटी, एयर वेलोसिटी मापना होगा ना, तो आप लोग एनीमोमीटर डिवाइस का यूज करना होगा आपको, ठीक है। पवन का वेग मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। बात करें रेन गेज की, तो वर्षा मापी के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो रेन गेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है, हाइग्रोमीटर के बारे में पूछ लेता है, ठीक है, और एक हाइड्रोमीटर के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर, बहुत से स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं, तो आज मैं बता देता हूँ आप लोग को। देखिए, पहला पूछ लिया जाता है हाइग्रोमीटर, ठीक है, और दूसरा पूछा जाता है आपसे हाइड्रोमीटर, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, हाइग्रोमीटर जो है ना, हाइग्रोमीटर, इससे क्या मापा जाता है, वायु की आर्द्रता। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो क्या बोलिएगा, हाइग्रोमीटर, है ना। यानी ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, वायु की नमी बोल लो या वायु की आर्द्रता बोल लो, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को मेज़र करने के लिए हम लोग किस डिवाइस का यूज करते हैं, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोमीटर के बारे में। यदि क्वेश्चन ऐसे पूछे, द्रवों का घनत्व, है ना, द्रवों का घनत्व मापने के लिए, देखिए यहाँ पर बता देता हूँ, हाइड्रोमीटर का यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा आपसे कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करना होगा तो किस डिवाइस का यूज करेंगे हम लोग, तो हाइड्रोमीटर का, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक और पूछ लेता है पायरोमीटर, ठीक है। पायरोमीटर भी एक यंत्र है, इससे क्या चीज़ मापा जाता है, तो याद रखना, सूर्य की सतह का टेम्परेचर, ठीक है। सूर्य की सतह का टेम्परेचर आपको मेज़र करना होगा तो पैरोमीटर डिवाइस का यूज करना होगा, ठीक है। तो याद रखना, सूर्य की सतह को मापने के लिए हम लोग पैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच ऑफ फ्लोइंग डज नॉट गिव कार्बोहाइड्रेट्स। यानी निम्न में कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पालक, दूसरा ऑप्शन है मक्खन, तीसरा ऑप्शन है चीज, चौथा ऑप्शन है मछली। जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएंगे कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता।
वेरी गुड। यानी देखिए जिन भी विद्यार्थियों का आंसर ऑप्शन ए है वो सही है, तो याद रखिएगा पालक जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, ठीक है, ये विटामिन देता है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स में, क्या पूछा जाता है कि पालक एवं गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, जल्दी से बताइए। पालक, जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएंगे, पालक एवं गाजर, है ना, पालक एवं गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी गुड, कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए, है ना, विटामिन ए जो है वो पाया जाता है पालक एवं गाजर में, ठीक है। अब ये भी पूछ लेता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बच्चे बच्चे बता देंगे ना। चलिए फिर भी बताइए आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन आ गया है, आपको बताना ही है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है जी, वेरी गुड, कौन सा रोग होता है, रतौंधी, है ना, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा बताइए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स में, जल्दी से बताइए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, वेरी गुड, क्या है, रेटिनॉल, है ना, ये भी तो पता ही होगा, कितनी बार मैं बता चुका हूँ आपको, ये तो क्वेश्चंस आप लोग रट गए होंगे ना। विटामिन से संबंधित, विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन से संबंधित होने वाले रोग, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से, है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो मैं प्रत्येक न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ। हाँ थोड़ा सा टाइम तो मुझे लग जाता है, बट मैं चाहता हूँ कि जब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाओ तो आप लोग न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर लो, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ, है ना। तो आप लोग प्लीज़ घबराइएगा मत, ठीक है, और ज़्यादा जल्दबाजी भी मत कीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चंस को आप लोग स्टेप बाय स्टेप बनाओगे ना तो वो ज़िंदगी भर आप नहीं भूल पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी देखो अगर रटोगे, बहुत स्टूडेंट को मैं देखा हूँ कि न्यूमेरिकल्स का आंसर रट जाते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जितने भी पूछे गए न्यूमेरिकल हैं वो अभी मैं आप लोग को दूँ ना तो बहुत लोग बिना सॉल्व किए हुए उसका आंसर दे देंगे, तो मैं तो समझ जाऊँगा ना कि आप लोग रट लिए हो। तो प्लीज़ आप लोग को रटना नहीं है, रटोगे तो फिर कल को भूल जाओगे, ठीक है। आपको प्रत्येक क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, अच्छे से समझकर आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.01 इंटू 105 पास्कल, व्हाट विल बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड, है ना। ठीक है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब 1.01 इंटू 105 पास्कल है, 2 मीटर लंबे तथा 1 मीटर चौड़े टेबल की सतह पर वायु द्वारा आरोपित बल क्या होगा, आपको यही बताना है, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करते हैं हम लोग, वायुमंडलीय दाब जो दिया हुआ है ना उसको लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने लिख लिया, दाब जो है हम लोग का दिया हुआ है कितना, 1.01 इंटू 105 पास्कल दिया हुआ है, हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या करते हैं हम लोग, दाब को यानी प्रेशर को, जिसका मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, इसको हम लोग पास्कल को ना एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। तो मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखिए आंसर में भी है ना आपको न्यूटन में ही लाना है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए पास्कल को हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं लिख दूंगा, दाब मेरा क्या हो जाएगा, 1.01 इंटू 105 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए दाब पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े टेबल की सतह की बात हुई है, तो कहने का मतलब टेबल जो होगा वो तो रेक्टेंगल फॉर्म में होगा ना, वो तो आयत के फॉर्म में होगा। तो आयत का क्षेत्रफल कह लो या फिर टेबल का क्षेत्रफल कह लो, तो टेबल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, आपको मालूम होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ से टेबल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई कितना है तो 2 मीटर है और चौड़ाई कितना है 1 मीटर है, तो यहाँ से टेबल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ना। तो देखिए दाब जो है हम लोग को दिया हुआ था, बस हम लोगों ने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिख दिया है उसको, ठीक है, पास्कल को हटाकर, क्योंकि ये यूनिट कन्वर्जन के अंतर्गत आता है, तो हम लोगों ने ऐसा कर दिया। अब टेबल का क्षेत्रफल भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब आपको निकालना क्या है, आरोपित बल। तो आप लोग को पता होना चाहिए दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है ना। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया,
आप लोग को मालूम ही होगा। तो अब बताओ, आपको दाब जो है वो दिया हुआ है ना, क्षेत्रफल जो है वो भी दिया हुआ है, तो अब जो है बल आपका नहीं निकल जाएगा, ऑफ कोर्स निकल जाएगा। तो बल कैसे निकलेगा, आप एक काम कीजिए, दाब को लिख दीजिए, जितना दिया हुआ है क्षेत्रफल से गुना कर दीजिए। तो दाब कितना है जी आपका, इतना है, और इससे 2 मीटर स्क्वायर से गुना कर दीजिए। तो देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये अब इसमें गुना कर दीजिए 2 से। समझ में आ रहा है ना। अब इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बस दुगुना कर दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा 2.02 इंटू 10⁵ न्यूटन। आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जिनको समझ में नहीं आया फिर से देख लीजिएगा। देखिए बेसिकली आपको करना क्या था, फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको क्या बताया था, दाब बराबर क्या होता है आपका, दाब बराबर आपका होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो आप लोग को ये तो मालूम ही है ना कि दाब कितना दे रखा है जी, तो 1.01 इंटू 105 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया था ना, और बल जो है, बल का बल ही रहने दीजिए, और क्षेत्रफल जो है 2 मीटर स्क्वायर दिया था। तो बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना आता है आपको। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 मिनट, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आप लोग 1 लिख सकते हो ना। तो देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो बल बराबर नहीं निकल के आ जाएगा। अब इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो ऑफकोर्स आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो कितना आ जाएगा, 2.02 इंटू 10⁵ न्यूटन आपका जो आंसर है आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास वास ड्यूरिंग द रेन ऑफ, यानी तुलसीदास डैश के शासन काल के दौरान के थे। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है बाबर, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं, चौथा ऑप्शन है शाहजहां। यानी क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है कि तुलसीदास किसके शासन काल के दौरान के कवि थे। आप सभी को पता है तुलसीदास कवि थे, तो ये किस शासक के शासन काल के दौरान के कवि थे आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर ऑप्शन ए अकबर दिया है वो सही है। तो याद रखिएगा तुलसीदास अकबर के शासन काल के दौरान के कवि थे, ठीक है। इन्होंने ही रामचरितमानस की रचना की थी, ठीक है। तो याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि रामचरितमानस के रचनाकार कौन थे। तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा जी, तुलसीदास, है ना। रामचरितमानस के रचनाकार कौन थे, तो तुलसीदास जी थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्रिप्ट ऑफ द सिंधुज वैली सिविलाइजेशन इज, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, कैसी है, द्रविड़ भाषा में है, प्राकृतिक भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, या अभी तक उद्वाचित नहीं हुई है। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी थी, किस भाषा में थी, जल्दी से आंसर दीजिए। द्रविड़ भाषा में, प्राकृतिक भाषा में, संस्कृत भाषा में, या अभी तक उद्वाचित नहीं हुई। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी दिया है, अभी तक उद्वाचित नहीं हुई है, कहने का मतलब अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है ना। देखिए सिंधु घाटी जो चैप्टर है अपने आप में बहुत ही बड़ा चैप्टर है, और यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछना चाहता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता से। तो क्या आप लोग रेडी हैं, मैं पूछूँ क्वेश्चंस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो पूछ लिए जाते हैं बार बार एग्जाम्स में, मैं वही 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने विद्यार्थियों का तैयारी अच्छा है ना। यानी सिंधु घाटी से अगर क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स में तो आप लोग इसको मतलब हल दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। जल्दी से बताइए कौन कौन स्टूडेंट रेडी हैं। आप यदि आप रेडी हो तो यस करके कमेंट में जल्दी से बोलिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, काफ़ी स्टूडेंट रेडी हैं। चलिए तो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछता हूँ। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, बता सकते हो आप लोग, जल्दी से बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, वेरी गुड, कौन सा था जी, तो लोथल था, है ना, लोथल, यही सिंधु घाटी सभ्यता लोगों का बंदरगाह था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल था। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए तो सिंधु
घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, किस देवता की पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? किस देवता की पूजा करते थे? बोल दो, या किसकी पूजा करते थे? बताइए तो, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे जी? वेरी गुड, पशुपति। ठीक है, आप लोग को मालूम होना चाहिए, पशुपति देवता का पूजा करते थे लोग ये सब। ठीक है, तो देखिए ये सब बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स में कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? बताओ तो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, यानी अनफैमिलियर थे? बताइए तो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? जल्दी से बता दीजिए, किस धातु से अपरिचित थे? चलिए ऑप्शंस में दे देता हूँ। इस क्वेश्चंस में हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज करें। चलिए, पहला ऑप्शन में दे दिया तांबा, दूसरा ऑप्शन में दे दिया लोहा। जल्दी से बता दीजिए बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? वेरी गुड, किस धातु से अपरिचित थे? लोहा। यानी जिन्होंने लोहा आंसर दिया है वो सही है। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ ग्राउंडनट? निम्नलिखित में कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग को याद हो जाना चाहिए, बहुत से स्टूडेंट को पता भी होगा, है ना। जल्दी से आंसर कीजिए, सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी ऑप्शन बी आंसर किया है वो सही है। तो याद रखिए, गुजरात में जो है मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये वही गुजरात है जिसकी तटीय रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है आपके एग्जाम्स में, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो क्या आप लोग आंसर दीजिएगा जी? गुजरात, है ना। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा आपसे, सबसे तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबा तटीय, है ना, सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात होगा। चलिए ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है आपके एग्जाम्स में, अगर आपके एग्जाम्स में ये पूछता कि कौन रबड़ का प्रमुख उत्पादक राज्य है, यानी रबड़ का उत्पादन जो है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? बता सकते हैं आप लोग? जल्दी से बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे। यानी मैं क्वेश्चन ये पूछा हूँ आप सबसे कि भारत में किस राज्य में रबड़ का उत्पाद सबसे अधिक होता है? बताइएगा, भारत में रबड़ का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? भारत में रबड़ का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है जी? बताइएगा, भारत में रबड़ का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है? वेरी गुड, किस राज्य में होता है जी? तो केरल में, है ना। ठीक है, केरल में जो है भारत में केरल में रबड़ का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछता आपसे, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछता आपसे कि प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, यानी अगर देश के बारे में पूछता है, यहाँ तो राज्य के बारे में पूछा था ना, तो आप लोगों ने केरल आंसर कर दिया। लेकिन क्वेश्चन अगर ये पूछता आपसे कि प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, यानी किस देश में रबड़ का उत्पादक सबसे अधिक होता है, बताइए तो। प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे, प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तब आप आंसर क्या देते हैं, जल्दी से बताइए। प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है जी? तो याद होना चाहिए आपको कौन सा है, ये आपको याद हो जाना चाहिए, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है, थाईलैंड के बाद क्या है? थाईलैंड के बाद कौन सा देश होगा? तो इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया। इसके बाद कौन सा होगा? तो मलेशिया। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारा देश यानी भारत में होता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का विश्व में रबड़ उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो क्या कहिएगा? चौथा स्थान है ना।
यानी अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे आपसे कि भारत का विश्व में रबड़ उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है, ठीक है। और लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है कि प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, जहाँ रबड़ सबसे अधिक होती है, तो क्या होगा, थाईलैंड होगा। समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज़ द वर्ल्ड लीडर इन प्रोडक्शन, यानी विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी है ना। यानी किसके उत्पादन में भारत जो है सबसे ज़्यादा आगे है, बॉक्साइट के उत्पादन में, तांबा, माइका या मैग्नीज। याद रखना है, माइका जो है इंग्लिश नाम है, इसका हिंदी नाम अभ्रक होता है ना। तो जल्दी से आंसर कीजिए सभी विद्यार्थी। सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे कि विश्व में भारत किस चीज़ में सबसे ज़्यादा अग्रणी है, यानी सबसे ज़्यादा आगे है, जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। जल्दी से बताइए। वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है। तो याद रखिएगा, विश्व भर में भारत जो है अभ्रक उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है, यानी सबसे आगे वाला देश है ना। यहाँ पर यानी भारत में अभ्रक जो है उसका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी बोल सकते हो पूरे विश्व का 80% जो है उत्पादन केवल हमारे इंडिया में किया जाता है, ठीक है। चलिए ये तो बात हुआ था विश्व का। चलिए आप लोग को अब ये बताना है कि भारत में माइका उत्पादन, यानी भारत में अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए होमवर्क में रहा, ठीक है। आप लोग को बताना है, आप लोग को क्लास ओवर हो जाने के बाद ये क्वेश्चंस का आंसर देना है कि भारत में अभ्रक का उत्पादन करने वाला सबसे अधिक राज्य कौन सा है, ठीक है। भारत में अभ्रक का उत्पादन करने वाला, भारत में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, ठीक है ना। समझ गए ना। क्लास ओवर हो जाने के बाद प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में बताना है, और मैं देखूंगा कि कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, ठीक है। चाहे वो राइट हो या रॉन्ग हो, मैं देखूंगा और अगली वीडियोज़ में उन स्टूडेंट का नाम लूँगा। देखिए गाइज, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बॉक्साइट से रिलेटेड कि बॉक्साइट जो है एक अयस्क है ना। बॉक्साइट एक अयस्क है, किसका अयस्क है आप लोग बता सकते हो। यानी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, बॉक्साइट इज एन और ऑफ, यानी बॉक्साइट जो है किसका अयस्क होता है। तो आप लोग को पता होगा, आप में से बहुत स्टूडेंट को पता होगा, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ किसका अयस्क होता है जी, तो एल्यूमिनियम का, है ना। एल्यूमिनियम का ये अयस्क होता है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको याद कर लेना। जितने भी नए स्टूडेंट हैं, आप लोग को नहीं पता था तो आप लोग इसको याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तांबा, तांबा का अयस्क, यानी कॉपर का जो और है उसके बारे में पूछ लेता है। तो देखिए है तो बहुत सारे, लेकिन दो जो हैं आपको याद रखना है। कौन कौन सा है, क्यूप्राइट, ठीक है, और दूसरा है मैलेकाइट, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। एक मिनट, ये क्या हो गया, देखिए पहला है क्यूप्राइट, दूसरा है मैकेलाइट, ठीक है, मैकेलाइट। देखिए क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाएगा, पूछ देगा आपसे एग्जाम में कि क्यूप्राइट, क्यूप्राइट जो है अयस्क है, किसका है, तो तांबे का है ना। इसी तरह मैकेलाइट अयस्क है, किसका है, तो तांबे का है ना। इसी तरह से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी धाराएं हैं, 20, 22, 24 या 28। यानी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग बताइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी धाराएं हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, ये तो सब किसी को आना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर 24 दिया है वो सही है। तो आप सभी को मालूम है कि भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में 24 धाराएं होती हैं, है ना। अब पिछले बार शायद आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय झंडा, है ना, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा में जो सबसे ऊपर वाला रंग होता है वो कौन सा होता है। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा में जो सबसे ऊपर वाला रंग होता है, सबसे ऊपर वाला कौन सा रंग होता है, वही आपको पूछा गया था। बताइए तो आप लोग फिर से। चलिए क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन इस तरह से पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा में, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है ना। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा में
सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, यही क्वेश्चन पूछा था आपसे। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, बताइए। वेरी गुड, कौन सा रंग होता है जी? केसरिया, है ना, केसरिया। ठीक है, ये चीज़ पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा बताइए, तो केसरिया तो आप लोग जानते थे, है ना, लेकिन क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि केसरिया जो है ये किस बात का प्रतीक होता है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय झंडा में सबसे ऊपरी का जो रंग होता है वो केसरिया होता है, लेकिन क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि केसरिया रंग जो है ये किस बात का प्रतीक होता है? तो आपको याद रखना है, शक्ति और साहस का, है ना, शक्ति और साहस का प्रतीक होता है। ठीक है, और जो भारतीय राष्ट्रीय झंडा है, बीच वाला, भारतीय राष्ट्रीय झंडा में जो बीच वाला रंग होता है वो सफ़ेद होता है, सबको पता है। तो ये किस बात का प्रतीक होता है? तो ये सच्चाई और विचारों के पवित्र का, है ना, सच्चाई और विचारों के पवित्र, सच्चाई और विचारों के प्रतीक का प्रतीक होता है, सच्चाई और विचारों का पवित्र, विचारों का पवित्र का प्रतीक होता है। अब ये भी पूछ लेगा आपसे, जो सबसे राष्ट्रीय झंडा में जो सबसे निचला रंग होता है, यानी सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? केसरिया होता है, लेकिन राष्ट्रीय झंडा में सबसे जो नीचे वाला रंग होता है वो कौन सा होता है? तो हरा होता है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो हरा रंग है वो किस चीज़ का प्रतीक है? तो ये भी चीज़ आप लोग याद कर लेना, हरा रंग जो है वो वृद्धि और भूमि की पवित्रता का प्रतीक है ना, वृद्धि और भूमि की पवित्रता, भूमि की पवित्रता का प्रतीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइए, तो इतना तो आप लोग जान गए। अब एक चीज़ बताइए, तो राष्ट्रीय ध्वज यानी भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा का डिजाइन जो है किसने तैयार किया था? बता सकते हैं आप लोग? क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में, कैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, है ना, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? जल्दी से बताइए, तब मैं जानूंगा कि आप लोग का तैयारी अच्छे से चल रहा है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो वेरी गुड, किसने तैयार किया था? तो पिंगली वैक्या, है ना, पिंगली वैक्या, यही नाम था ना। तो याद रखना, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वैक्या, है ना। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है? आपके एग्जाम्स में ये पूछ लेता है कि राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? बता सकते हैं आप लोग? क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये। ठीक है, बताइए जल्दी, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग की जो लेंथ है और ब्रेथ है, इसका रेशियो बताना है आपको। तो वेरी गुड, 3:2, है ना। काफ़ी स्टूडेंट को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है, अनुपात है, वो कितना में है? 3:2। 3 क्या है? इसकी लंबाई है, और 2 क्या है? इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।